नमस्कार। आज हम डिकोड करने जा रहे हैं हमारे लोकतंत्र के सबसे मजबूत और शायद सबसे अहम स्तंभ को, भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट। जब न्याय के बाकी सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब देश की आखिरी उम्मीद इसी चौखट पर आकर टिकती है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आज के इस एक्सप्लेनर में हम जो भी ऐतिहासिक फैक्ट्स, कानूनी ढांचे और आंकड़े डिस्कस करने वाले हैं, वो सब दृष्टि आईएएस की विस्तृत रिसर्च से लिए गए हैं। उनके इस सटीक डेटा के बिना इतने कॉम्प्लेक्स टॉपिक को डिकोड करना लगभग नामुमकिन था। तो इस पूरे सिस्टम को हम 5 हिस्सों में बांटकर समझेंगे। पहला, सुप्रीम कोर्ट की शुरुआत कैसे हुई। दूसरा, जजों को चुनता कौन है। तीसरा, उनकी आज़ादी कैसे तय होती है। चौथा, इनकी पावर कितनी है। और आखिर में, ये मास्टर ऑफ रोस्टर का क्या कॉन्सेप्ट है। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, सुप्रीम कोर्ट का उदय। भारत में न्याय की ये जो पूरी प्रणाली हम आज देखते हैं, इसकी जड़ें हमारे संविधान के लिखे जाने से भी बहुत पुरानी हैं। अगर हम इतिहास के पन्ने पलटें तो ये कहानी शुरू होती है 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, जब कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बना था। फिर 1861 के हाईकोर्ट्स एक्ट ने उस पुराने ढांचे को खत्म कर दिया। इसके बाद 1935 में एक फेडरल कोर्ट बना, और इन तमाम बदलावों से गुजरते हुए आखिरकार 28 जनवरी 1950 को हमारे आज के मॉडर्न सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम शुरू किया। हमारे इस आधुनिक न्यायालय को ताकत मिलती है संविधान के भाग 5 अनुच्छेद 124(1) में लिखी एक बेहद ताकतवर लाइन से। वहां साफ साफ लिखा है, भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा। बस इस एक लाइन ने पूरे देश को एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम के सूत्र में बांध दिया। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं। जज आखिर बनता कौन है और उन्हें चुनता कौन है। ये हिस्सा दरअसल न्यायपालिका और सरकार के बीच चले एक बहुत लंबे और सच कहूं तो काफी नाटकीय टकराव की कहानी है। सबसे पहले एक नंबर याद रखिए, 34। आज के समय में सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर कुल 34 जज हैं। लेकिन यहां एक दिलचस्प बात यह है कि जब शुरुआत हुई थी तब ये गिनती सिर्फ 8 थी। मुकद्दमों का बोझ जैसे जैसे बढ़ता गया, संसद ने धीरे धीरे इस संख्या को बढ़ा दिया। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, इन जजों की नियुक्ति आखिर करता कौन है। देखिए, 1950 से लेकर 1973 तक तो एक बहुत ही सिंपल सी परंपरा चल रही थी। जो सबसे सीनियर जज होता था वही चीफ जस्टिस बन जाता था, एकदम सीधा हिसाब। लेकिन 1970 के दशक में अचानक 3 सीनियर जजों को दरकिनार कर दिया गया, और बस वहीं से पूरी व्यवस्था हिल गई और एक ऐसा कानूनी विवाद खड़ा हुआ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दरअसल ये पूरी लड़ाई एक शब्द पर आकर टिक गई थी, परामर्श यानी कंसल्टेशन। 1982 के फर्स्ट जजेस केस में कोर्ट ने कहा कि भाई परामर्श का मतलब सहमति नहीं है। फिर 1993 के सेकंड जजेस केस में कोर्ट ने अपना ही फैसला पलट दिया और कहा कि नहीं, परामर्श का असल मतलब चीफ जस्टिस की सहमति ही है। और फिर 1998 आते आते ये तय हो गया कि चीफ जस्टिस अकेले नहीं बल्कि कुछ सीनियर जजों के एक समूह के साथ मिलकर फैसला लेंगे। और बस यहीं से जन्म होता है कॉलेजियम सिस्टम का। ये चीफ जस्टिस और 4 सबसे सीनियर जजों का एक ग्रुप है जो जजों की नियुक्ति और उनके ट्रांसफर को पूरी तरह कंट्रोल करता है। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात क्या है, इतने पावरफुल सिस्टम का हमारे मूल संविधान में दूर दूर तक कोई जिक्र ही नहीं है। 2014 में सरकार ने इसे बदलने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कदम को असंवैधानिक बताकर सीधा खारिज कर दिया। अब हम तीसरे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, न्यायिक स्वतंत्रता। जाहिर सी बात है, न्याय तभी निष्पक्ष हो सकता है जब वो हर तरह के बाहरी या राजनीतिक दबाव से बिल्कुल आजाद हो। इसके लिए जजों को एक बड़ी सुरक्षा दी गई है, और वो है रिटायरमेंट की उम्र, 65 साल। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 वर्ष की आयु तक अपनी कुर्सी पर बने रहते हैं। ये उन्हें एक ऐसी सुरक्षा देता है जिससे वो बिना किसी डर या दबाव के अपने फैसले सुना सकें। संविधान ने उनके इर्द गिर्द एक पूरा अभेद्य कवच बना रखा है, जैसे कि संसद द्वारा जजों को हटाने की प्रक्रिया इतनी ज़्यादा मुश्किल है कि उसे पूरा करना लगभग नामुमकिन है। इसके अलावा कोर्ट के खर्चों पर संसद में कोई वोटिंग नहीं हो सकती। रिटायरमेंट के बाद जज वकालत नहीं कर सकते। कोर्ट की अवमानना पर सजा देने की ताकत है। और तो और संसद में जजों के आचरण या बर्ताव पर चर्चा तक नहीं की जा सकती। ये सारे नियम इसीलिए हैं ताकि न्याय बिना किसी खौफ के हो सके।
और इन मजबूत सुरक्षा उपायों का नतीजा क्या निकला है? नतीजा यह है कि भारत के इतिहास में आज तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर सफलतापूर्वक महाभियोग या इम्पीचमेंट नहीं चलाया जा सका है। हाँ, प्रस्ताव जरूर लाए गए, लेकिन कोई भी कभी पास नहीं हो पाया। चलिए अब आते हैं चौथे हिस्से पर, शक्तियों का दायरा। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरे देश पर कितना व्यापक और मजबूत अधिकार है, अब इसे डीकोड करते हैं। कोर्ट की इन शक्तियों को हम 4 मेन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है मूल या ओरिजिनल क्षेत्राधिकार, मतलब अगर केंद्र और राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो तो वो सीधा यहीं सुलझेगा। दूसरा है रिट क्षेत्राधिकार, जो आम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की ढाल है। तीसरा, अपीलीय क्षेत्राधिकार, जहां निचली अदालतों के फैसलों के खिलाफ अपील सुनी जाती हैं। और चौथा है सलाहकार क्षेत्राधिकार, जिसके तहत खुद देश के राष्ट्रपति किसी गंभीर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से कानूनी सलाह मांग सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो असली सुपर पावर है ना, वो है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो कोर्ट को ये ताकत देता है कि वो सरकार के किसी भी कानून या आदेश की जांच कर सके, और अगर वो संविधान के खिलाफ हुआ तो कोर्ट उसे पूरी तरह से अवैध और शून्य घोषित कर सकता है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इसके दिए गए सारे फैसले हमेशा के लिए दर्ज हो जाते हैं। ये फैसले एक कानूनी मिसाल या नज़ीर बन जाते हैं और भारत की किसी भी दूसरी अदालत में इन पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। ये पत्थर की लकीर होते हैं। अब हम अपने एक्सप्लेनर के 5वें और आखिरी हिस्से पर पहुंच गए हैं, मास्टर ऑफ रोस्टर। ये वो हिस्सा है जो कोर्ट के अंदर की पावर डायनेमिक्स और हाल के कुछ विवादों को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। दरअसल मास्टर ऑफ रोस्टर चीफ जस्टिस का एक बहुत ही खास और एक्सक्लूसिव अधिकार है। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ चीफ जस्टिस ही ये तय करेंगे कि कौन से केस की सुनवाई के लिए कौन सी बेंच बनेगी और कौन सा मामला किस जज के पास जाएगा। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट का पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव या प्रशासनिक कंट्रोल सीधे तौर पर चीफ जस्टिस के हाथों में होता है। यहाँ नियम एकदम क्लियर है। कोई भी जज अपनी मर्जी से किसी केस को नहीं उठा सकता जब तक कि वो मामला चीफ जस्टिस ने उन्हें असाइन न किया हो। ये सिस्टम कोर्ट में एक जरूरी अनुशासन तो बनाता है, लेकिन इसी एब्सोल्यूट कंट्रोल की वजह से पिछले कुछ सालों में काफी तीखी बहस और विवाद भी देखने को मिले हैं। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने आता है। यहाँ एक सोचने वाली बात सामने आती है कि अगर न्यायपालिका सरकार की शक्तियों पर लगाम कसने का सबसे बड़ा और अंतिम हथियार है, तो खुद उस सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस की इस असीमित प्रशासनिक शक्ति को कौन बैलेंस करता है? ये सवाल हमारे लोकतंत्र के भीतर शक्ति के एक बहुत ही नाजुक संतुलन की ओर इशारा करता है, जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। इस एक्सप्लेनर में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।